प्रस्तुत कर सकता हूं। बीरबल और दोहरे चेहरे वाला आदमी, सत्य और भ्रम का द्वंद्व। अध्याय 1। दरबार में एक रहस्यमयी अजनबी का आगमन। मुगल सल्तनत की राजधानी आगरा में सुबह का सूरज अपनी सुनहरी किरणें बिखेर रहा था। बादशाह अकबर का भव्य दरबार अपनी पूरी शानो शौकत के साथ लगा हुआ था। दरबारी, मंत्री और नवरत्न अपनी अपनी जगहों पर विराजमान थे और राज्य के महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा चल रही थी। माहौल गंभीर लेकिन शांत था। तभी एक दरबार ने आकर सूचना दी कि एक अजीबोगरीब व्यक्ति बादशाह से मिलने की इजाजत चाहता है। अकबर, जो हमेशा नई और दिलचस्प चीजों के शौकीन थे, उन्होंने तुरंत उस व्यक्ति को अंदर बुलाने का आदेश दिया। दरबार के विशाल दरवाजे खुले और एक ऐसा व्यक्ति अंदर आया जिसे देखकर वहां मौजूद हर शख्स की आंखें आश्चर्य से फैल गई। उस आदमी के दो चेहरे थे, एक सामने की तरफ और दूसरा ठीक उसके पीछे। उसका पहनावा भी विचित्र था। उसने आधे शरीर पर साधुओं जैसे भगवा वस्त्र पहने थे और आधे पर एक अमीर सौदागर जैसे कीमती रेशमी कपड़े। एक हाथ में वो जपमाला लिए हुए था और दूसरे हाथ में सोने की मोहरों से भरा एक थैला। जब वो आगे बढ़ा तो उसके सामने वाले चेहरे पर एक विनम्र और शांत मुस्कान थी, जबकि पीछे वाला चेहरा कठोर और लालची लग रहा था। उसने बादशाह के सामने झुककर अभिवादन किया। जब वो बोला तो उसकी आवाज में भी दोहरापन था। उसके सामने वाले मुंह से संस्कृत के श्लोक और ज्ञान की बातें निकल रही थी, जबकि पीछे वाले मुंह से व्यापार, लाभ और सांसारिक वस्तुओं की चर्चा हो रही थी। पूरा दरबार इस अद्भुत और अविश्वसनीय दृश्य को देखकर स्तब्ध था। अकबर खुद भी हैरान थे। उन्होंने अपने जीवन में बहुत से अजूबे देखे थे, लेकिन ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो और हमारे दरबार में आने का तुम्हारा क्या उद्देश्य है? उस व्यक्ति ने अपने दोनों चेहरों से एक साथ जवाब दिया, जिससे एक अजीब सा मिश्रित स्वर उत्पन्न हुआ। सामने वाले चेहरे ने कहा, हे महान सम्राट, मैं सत्य और भ्रम का मिश्रण हूं। मैं दुनिया को यह सिखाने आया हूं कि जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। पीछे वाले चेहरे ने कहा, और मैं ये देखने आया हूं कि आपके दरबार में कौन इतना बुद्धिमान है जो मेरी पहेली को समझ सके और मेरे असली स्वरूप को पहचान सके। ये कहकर उसने एक चुनौती पेश की। उसने कहा, मैं आपके दरबार के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति से शास्त्रार्थ करना चाहता हूं। यदि मैं हार गया तो मैं मुगल सल्तनत की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दूंगा। लेकिन अगर आपका कोई भी दरबारी मुझे पराजित नहीं कर पाया तो आपको मुझे सोने की 100 मोहरें इनाम में देनी होंगी। अध्याय 2। दरबारियों की विफलता और अकबर की चिंता। अकबर को चुनौतियां स्वीकार करना पसंद था। उन्हें अपने नवरत्नों की बुद्धि पर पूरा भरोसा था। उन्होंने चुनौती स्वीकार कर ली और अपने सबसे ज्ञानी पंडितों और विद्वानों को उस दोहरे चेहरे वाले व्यक्ति से शास्त्रार्थ करने का आदेश दिया। एक एक करके अकबर के सबसे चतुर मंत्री और सलाहकार उस व्यक्ति के सामने आए, लेकिन कोई भी उसके तर्कों का सामना नहीं कर सका। जब कोई उसके साधु वाले चेहरे से आध्यात्मिक प्रश्न पूछता तो वो इतनी गहराई से जवाब देता कि पूछने वाला निरुत्तर हो जाता, और जब कोई उसके व्यापारी वाले चेहरे से सांसारिक मामलों पर बहस करता तो वो ऐसे लाभानी के ऐसे समीकरण प्रस्तुत करता कि बड़े बड़े गणितज्ञ भी चकरा जाते। उसकी दोहरी बातें दरबारियों को भ्रमित कर रही थी। वो एक ही समय में त्याग और लालच, धर्म और अधर्म, सत्य और असत्य की बातें करता था। उसकी बातों का जाल ऐसा था कि कोई भी उसकी पहेली को सुलझा नहीं पा रहा था। दिन बीतता गया और एक एक करके सभी दरबारी हार मान चुके थे। अकबर की चिंता बढ़ने लगी। ये अब केवल 100 सोने की मोहरों का सवाल नहीं था, बल्कि मुगल दरबार की प्रतिष्ठा का सवाल था। अगर कोई भी उस विचित्र व्यक्ति को हरा नहीं पाया तो ये उनकी सल्तनत के लिए एक बड़ी शर्मिंदगी होगी। अकबर को अपने सबसे भरोसेमंद और बुद्धिमान सलाहकार बीरबल की कमी खल रही थी,
जो किसी राजकीय कार्य से राजधानी से बाहर गए हुए थे। अकबर मन ही मन सोचने लगे, अगर बीरबल यहां होते तो वे इस गुत्थी को जरूर सुलझा देते। अध्याय 3। बीरबल की वापसी और चुनौती की स्वीकारोक्ति। अगले दिन जब दरबार फिर से लगा तो दोहरे चेहरे वाला व्यक्ति अपनी जीत के प्रति आश्वस्त लग रहा था। अकबर का चेहरा चिंता से मुरझाया हुआ था। तभी दरबार के दरवाजे पर एक परिचित फिग्यूरा दिखाई दी। ये बीरबल थे, जो अपना काम समाप्त करके वापस आ गए थे। अकबर के चेहरे पर उम्मीद की एक किरण दौड़ गई। उन्होंने बीरबल को पूरी घटना के बारे में बताया और उस रहस्यमयी व्यक्ति की चुनौती का वर्णन किया। बीरबल ने शांति से सब कुछ सुना। फिर उनकी नजरें उस दोहरे चेहरे वाले व्यक्ति पर पड़ी। उन्होंने उसे ऊपर से नीचे तक ध्यान से देखा, उसके कपड़े, उसके हाव भाव और उसकी आंखों में झांकने की कोशिश की। बीरबल को समझते देर न लगी कि दाल में कुछ काला है। एक इंसान के दो चेहरे होना प्राकृतिक रूप से असंभव था। ये कोई चाल थी, कोई भ्रम था, जिसे वो व्यक्ति अपनी चतुराई से सच साबित करने की कोशिश कर रहा था। बीरबल ने बादशाह अकबर की ओर देखकर कहा, आलम पनाह, मुझे इस व्यक्ति की चुनौती स्वीकार है, लेकिन मेरी एक शर्त है। उस व्यक्ति ने अहंकार से पूछा, क्या शर्त है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, शर्त यह है कि मैं तुमसे कोई प्रश्न नहीं पूछूंगा, नहीं कोई शास्त्रार्थ करूंगा। मैं बस एक छोटा सा काम करूंगा। अगर तुम उसमें खरे उतरे तो मैं अपनी हार मान लूंगा। ये सुनकर सभी दरबारी हैरान हो गए। बिना किसी बहस या सवाल जवाब के बीरबल उसे कैसे हरा सकते थे? उस व्यक्ति को भी लगा कि ये उसके लिए एक आसान जीत होगी, इसलिए वो तुरंत सहमत हो गया। अध्याय 4। बुद्धि की परीक्षा और सच्चाई का खुलासा। बीरबल ने दो दरबारियों को बुलाया। उन्होंने एक दरबारी को एक बर्तन में उबलता हुआ गर्म पानी लाने को कहा और दूसरे को बर्फीला ठंडा पानी लाने का आदेश दिया। कुछ ही पलों में दोनों दरबारी पानी लेकर आ गए। अब बीरबल उस दोहरे चेहरे वाले व्यक्ति के पास गए और कहा, तुम्हारे दो चेहरे हैं और दोनों ही बातें करते हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि तुम्हारा कौन सा चेहरा असली है और कौन सा नकली। ये कहकर बीरबल ने एक दरबारी को इशारा किया कि वो गर्म पानी उस व्यक्ति के सामने वाले चेहरे पर डाले। जैसे ही गर्म पानी की कुछ बूंदें उसके चेहरे की ओर बढ़ी, वो दर्द से चीख पड़ा और अपना चेहरा बचाने के लिए पीछे हट गया। फिर बीरबल ने दूसरे दरबारी को इशारा किया कि वो ठंडा पानी उसके पीछे वाले चेहरे पर डाले, लेकिन इस बार उस व्यक्ति ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो शांत खड़ा रहा, मानो उसे कुछ महसूस ही न हुआ हो। बीरबल मुस्कुराए और बादशाह अकबर की ओर मुड़कर बोले, आलम पनाह, रहस्य खुल चुका है। उन्होंने समझाया, ये व्यक्ति एक बहुत ही चतुर कलाकार और धोखेबाज है। इसने अपने सिर के पीछे एक नकली चेहरा, मुखौटा लगा रखा है, जो इतना असली लगता है कि कोई भी धोखा खा जाए। जब मैंने इसके सामने वाले यानी असली चेहरे पर गर्म पानी डालने का नाटक किया तो उसे दर्द का डर हुआ और उसने स्वाभाविक प्रतिक्रिया दी। लेकिन जब नकली चेहरे पर पानी डाला गया तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मुखौटे दर्द महसूस नहीं कर सकते। अध्याय 5। धोखे का पर्दाफाश और बीरबल की जय जयकार। बीरबल के तर्क को साबित करने के लिए उन्होंने उस व्यक्ति के पीछे वाले चेहरे को छुआ और थोड़ा सा खींचा। वो मुखौटा आसानी से उतर गया और उसके नीचे उस व्यक्ति का असली सिर था, जिस पर उसने नकली बाल लगा रखे थे। सच्चाई सामने आते ही पूरे दरबार में हड़कंप मच गया। वो व्यक्ति, जो खुद को बहुत बुद्धिमान समझ रहा था, शर्म से पानी पानी हो गया। उसने तुरंत बादशाह अकबर के पैरों में गिरकर माफी मांगी और स्वीकार किया कि उसने ये सब सिर्फ सोना जीतने और प्रसिद्धि पाने के लिए किया था। अकबर बीरबल की बुद्धिमत्ता से एक बार फिर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने बीरबल की प्रशंसा करते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी पारखी नजरों और तेज दिमाग ने आज फिर से मुगल दरबार की लाज रख ली। तुमने साबित कर दिया कि सत्य को भ्रम के पर्दे में ज्यादा देर तक छुपाया नहीं जा सकता।
अकबर ने उस धोखेबाज व्यक्ति को दंडित करने के बजाय उसे उसकी कला का सही उपयोग करने की सलाह दी और उसे दरबार से जाने दिया। फिर उन्होंने बीरबल को 100 सोने की मोहरें इनाम में दी, जो उस व्यक्ति ने चुनौती में रखी थी। कहानी से शिक्षा। ये कहानी हमें सिखाती है कि दुनिया में बहुत से लोग दोहरा चरित्र जीते हैं। वे बाहर से कुछ और दिखाते हैं और अंदर से कुछ और होते हैं, लेकिन बुद्धि और विवेक से उनके असली चेहरे को पहचाना जा सकता है। ये कहानी ये भी बताती है कि किसी भी समस्या को हल करने के लिए हमेशा जटिल तर्कों की नहीं, बल्कि सरल अवलोकन और व्यावहारिक ज्ञान की आवश्यकता होती है। बीरबल की तरह हमें भी चीजों को सतह से परे देखने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि हम सत्य और भ्रम के बीच के अंतर को समझ सकें। अकबर और मौन शेर, बुद्धि की विजय। प्रस्तावना। आपकी 10,000 शब्दों की कहानी के लिए धन्यवाद। हालांकि मैं इस समय इतनी लंबी कहानी लिखने में असमर्थ हूं। मैं आपको अकबर और बीरबल की प्रसिद्ध कहानी मौन शेर या मोम का शेर का एक विस्तृत और रोचक संस्करण प्रस्तुत कर रहा हूं, जो उनकी बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी को दर्शाता है। अध्याय 1। फारस से आया एक रहस्यमयी तोहफा। सर्दियों की एक सुबह थी और दिल्ली में मुगल सल्तनत का दरबार अपनी पूरी शानो शौकत से सजा हुआ था। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने भव्य सिंहासन पर विराजमान थे और उनके नवरत्न अपने अपने स्थानों पर बैठे थे। दरबार की कार्यवाही शांतिपूर्ण ढंग से चल रही थी। तभी एक दरबान ने आकर सूचना दी कि फारस के शाह का एक दूत उनसे मिलने की अनुमति चाहता है। अकबर ने अनुमति दी। कुछ ही पलों में फारस का दूत अपने साथ कुछ सैनिकों को लेकर दरबार में दाखिल हुआ। उसके सैनिक एक बड़े लोहे के पिंजरे को उठाकर लाए थे, जिसे देखकर सभी दरबारी हैरान रह गए। पिंजरे के अंदर एक शेर बैठा था, जो बिल्कुल असली लग रहा था। लेकिन अजीब बात यह थी कि शेर बिल्कुल शांत और स्थिर था, जैसे कोई गहरी नींद में हो। दूत ने शहंशाह अकबर को झुककर सलाम किया और कहा, शहंशाहिंद, हमारे महाराज ने आपके लिए एक तोहफा और एक पहेली भेजी है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, हम आपके महाराज के तोहफे का सम्मान करते हैं। बताइए, क्या पहेली है? दूत ने पिंजरे की ओर इशारा करते हुए कहा, महाराज ने कहा है कि क्या मुगल सल्तनत में कोई ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति है जो इस शेर को पिंजरे को छुए बिना और पिंजरे का ताला खोले बिना बाहर निकाल सके। 1, 2। ये सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। 1। अध्याय 2। दरबारियों की विफलता और शहंशाह की चिंता। फारसी दूत की शर्त बहुत अजीब थी। बिना पिंजरे को छुए या खोले शेर को बाहर कैसे निकाला जा सकता था? अकबर ने अपने दरबारियों की ओर देखा, जो एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे। 1। उन्हें अपनी सल्तनत की प्रतिष्ठा की चिंता होने लगी। 1। अगर कोई इस पहेली को हल नहीं कर पाया तो ये मुगल सल्तनत के लिए अपमान की बात होगी। 2। अकबर ने पूछा, क्या हमारे दरबार में कोई है जो इस चुनौती को स्वीकार कर सके? कई दरबारियों ने आगे बढ़कर अपनी बुद्धि का प्रदर्शन करने की कोशिश की, लेकिन सभी असफल रहे। एक ने मंत्रों का सहारा लेने की कोशिश की, तो दूसरे ने शेर को अपनी बातों से लुभाने का प्रयास किया। यहां तक कि एक जादूगर को भी बुलाया गया, लेकिन उसकी जादूगरी भी काम न आई। 1, 2। शाम ढलने लगी और शहंशाह अकबर की चिंता बढ़ती जा रही थी। 1। इस मुश्किल घड़ी में अकबर को अपने सबसे चतुर और बुद्धिमान मंत्री बीरबल की याद आई। 2। लेकिन बीरबल उस दिन किसी जरूरी सरकारी काम से राज्य से बाहर गए हुए थे। 1, 2। अकबर मन ही मन सोचने लगे कि काश बीरबल यहां होते तो इस समस्या का कोई न कोई हल जरूर निकाल लेते। अध्याय 3। बीरबल का आगमन और पहेली का निरीक्षण। अगले दिन दरबार फिर से लगा। फारसी दूत अपने पिंजरे के साथ वहीं मौजूद था और उसके चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। अकबर का चेहरा चिंता से मुरझाया हुआ था। तभी दरबार के दरवाजे खुले और बीरबल अंदर दाखिल हुए। उन्हें देखकर अकबर के चेहरे पर रौनक लौट आई। 1।
अकबर ने बीरबल को पूरी स्थिति से अवगत कराया और फारसी दूत की शर्त के बारे में बताया। 2, 3 बीरबल ने शांति से पूरी बात सुनी और फिर पिंजरे के पास गए। उन्होंने शेर को ध्यान से देखा। शेर बिल्कुल असली लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में कोई हरकत नहीं थी और न ही वो सांस ले रहा था। वो पूरी तरह से मौन और स्थिर था। बीरबल कुछ देर तक शेर को घूरते रहे और फिर मुस्कुराए। उन्होंने शहंशाह अकबर की ओर देखकर कहा, आलम पनाह, ये पहेली जितनी मुश्किल दिख रही है उतनी है नहीं। बस इसे हल करने के लिए बल की नहीं, बुद्धि की आवश्यकता है। 3 अध्याय 4 बुद्धि की अग्नि परीक्षा। बीरबल ने दरबारियों को कुछ सूखी लकड़ियां और एक जलती हुई मशाल लाने का आदेश दिया। 1 उनके इस आदेश से सभी हैरान थे कि भला लकड़ियों और मशाल से शेर पिंजरे से बाहर कैसे आएगा। जब लकड़ियां आ गई तो बीरबल ने उन्हें पिंजरे के चारों ओर रखवा दिया और उनमें आग लगा दी। 1 आग की लपटें जैसे ही पिंजरे तक पहुंची, अंदर का तापमान बढ़ने लगा। कुछ ही पलों में एक अविश्वसनीय दृश्य देखने को मिला। पिंजरे के अंदर बैठा शेर गर्मी के कारण पिघलने लगा। 1, 4 देखते ही देखते पूरा शेर पिघलकर मोम के रूप में पिंजरे की सलाखों के बीच से बाहर भाग गया। 5, 6 ये देखकर सभी दरबारी और फारसी दूत आश्चर्यचकित रह गए। 1 वो शेर असली नहीं बल्कि मोम का बना हुआ था। 1, 5 अध्याय 5 बीरबल की बुद्धिमत्ता का जय जयकार। जब मोम पूरी तरह से पिघलकर बाहर निकल गया तो पिंजरा खाली हो गया। बीरबल ने शर्त के अनुसार न तो पिंजरे को छुआ और न ही उसे खोला, फिर भी शेर बाहर आ गया था। अकबर अपनी जगह से उठे और बीरबल को गले लगा लिया। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि बुद्धि के सामने बड़ी से बड़ी ताकत भी हार जाती है। तुमने मुगल सल्तनत की लाज रख ली। फारसी दूत का सिर शर्म से झुक गया। उसने बीरबल की चतुराई की प्रशंसा की और स्वीकार किया कि वे वास्तव में बहुत बुद्धिमान हैं। 7 उस दिन के बाद से फारस के राजा ने कभी भी अकबर के दरबार में ऐसी पहेलियां भेजने की हिम्मत नहीं की। 5, 6 कहानी से शिक्षा। ये कहानी हमें सिखाती है कि हर समस्या का समाधान शारीरिक बल से नहीं होता। कई बार कठिन से कठिन परिस्थितियों का हल भी बुद्धि और विवेक का उपयोग करके आसानी से निकाला जा सकता है। 3, 5 SOURCS HELP tianvatilisHUB.com SRD.com HINDIKVITA.com YOUTUBE.com VHPMICA.org YOUTUBE.com YOUTUBE.com GOGLE Search Suggestions. DISP Levi of Search Suggestions is required when using grounding with Google Search. Learn more. अकबर और मौन का शेर की कहानी। अकबर बीरबल शेर की कहानी। बीरबल का जादुई बाग। एक कहानी। हिंदुस्तान की सरजमी पर जब मुगलिया सल्तनत का परचम लहराता था और शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के नाम का डंका बजता था, तब उनकी राजधानी आगरा न सिर्फ ताकत और शानो शौकत का मरकज थी, बल्कि अक्ल और दानिशमंदी की भी खान थी। और इस खान के सबसे अनमोल हीरे थे बीरबल, अकबर के नवरत्नों में से एक, जिनकी हाजिर जवाबी और समझदारी के किस्से आज भी लोगों की जुबान पर है। ये कहानी भी बीरबल की उसी अक्लमंदी का एक ऐसा ही नमूना है जब उन्होंने एक नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया और सबको ये यकीन दिला दिया कि असली जादू इंसान की सोच और मेहनत में होता है, न कि किसी तिलिस्म या करिश्मे में। दरबार में एक अनोखी चुनौती। एक रोज शहंशाह अकबर का दरबार अपनी पूरी शानो शौकत से सजा हुआ था। दूर दराज के सूबों के सूबेदार, मनसबदार और दूसरे दरबारी अपनी अपनी जगहों पर अदब से बैठे थे। शहंशाह का चेहरा आज कुछ ज्यादा ही रोशन था, क्योंकि ईरान से आए एक सफीर ने उन्हें बेशकीमती तोहफे पेश किए थे, जिनमें नायाब कालीन, खुशबूदार इत्र और बेहतरीन नस्ल के घोड़े शामिल थे। सफीर,
जिसका नाम मिर्जा फर्दुन था, अपनी वाक्पटुता और कहानियों के लिए मशहूर था। उसने अपने वतन की तारीफों के पुल बांधते हुए कहा, आलम पनाह, ईरान की धरती हुनर और खूबसूरती की धरती है। हमारे यहां ऐसे ऐसे बाग हैं कि अगर आप उन्हें देख लें तो जन्नत को भूल जाएं। खुसूसन हमारे शाह के पास एक ऐसा बाग है जिसे बागे तिलिस्म यानी जादुई बाग कहा जाता है। उस बाग में ऐसे पेड़ पौधे हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं मिलते। शहंशाह अकबर को बाग बगीचों का बहुत शौक था। उन्होंने आगरा में और आसपास कई खूबसूरत बाग लगवाए थे। मिर्जा फर्दुन की बात सुनकर उनकी आंखों में एक चमक आ गई। उन्होंने पूछा, मिर्जा, आपके उस बाग में ऐसी क्या खास बात है जो उसे जादुई बनाती है? मिर्जा फर्दुन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहांपनाह, उस बाग में ऐसे पौधे हैं जिनके पत्ते सोने के हैं और फूल चांदी के। वहां एक ऐसा फुवारा है जिससे गुलाब जल की खुशबू वाला पानी निकलता है। और सबसे बड़ी बात, उस बाग में एक ऐसा पेड़ है जिस पर 7 तरह के फल एक साथ लगते हैं और हर फल का जायका दूसरे से बिल्कुल जुदा होता है। यह सुनकर पूरा दरबार हैरान रह गया। सोने के पत्ते, चांदी के फूल और एक ही पेड़ पर 7 तरह के फल, ये तो किसी कहानी या ख्वाब की बात लगती थी। कुछ दरबारियों ने तो इसे मिर्जा फर्दुन का मुबालगा, अतिशयोक्ति समझा, लेकिन शहंशाह अकबर के दिल में एक ख्वाहिश ने जन्म ले लिया था। उन्होंने अपने दरबारियों की तरफ देखा और कहा, क्या हम अपनी सल्तनत में ऐसा बाग नहीं बना सकते? क्या हमारे पास हुनरमंदों और कारीगरों की कमी है? दरबार में सन्नाटा छा गया। ऐसा बाग बनाना तो दूर, उसकी कल्पना करना भी मुश्किल था। तभी शहंशाह की नजर बीरबल पर पड़ी, जो हमेशा की तरह शांत और मुस्कुराते हुए खड़े थे। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम इस बारे में क्या सोचते हो? क्या यह मुमकिन है? बीरबल ने अदब से सिर झुकाया और कहा, आलम पनाह, इस दुनिया में इंसान की कोशिश से सब कुछ मुमकिन है। अगर हुक्म हो तो आपके लिए ऐसा बाग तैयार किया जा सकता है। यह सुनकर मिर्जा फर्दुन और कुछ दरबारी, जो बीरबल से हसद करते थे, मन ही मन मुस्कुराए। उन्हें लगा कि आज बीरबल बुरी तरह फंस गए हैं। उन्होंने एक ऐसा काम अपने जिम्मे ले लिया है जिसे पूरा करना नामुमकिन है। शहंशाह अकबर को बीरबल पर पूरा भरोसा था। उन्होंने खुश होकर कहा, बहुत खूब बीरबल, हम तुम्हें 6 महीने का वक्त देते हैं। तुम जैसा चाहो, जितना चाहो, खजाने से मदद ले सकते हो। लेकिन 6 महीने बाद हम आगरा में एक ऐसा ही जादुई बाग देखना चाहते हैं। बीरबल ने शहंशाह का हुक्म कबूल किया और दरबार से बाहर आ गए। उनके चेहरे पर शिकन तक नहीं थी, बस एक हल्की सी मुस्कुराहट थी, जो अक्सर किसी बड़ी योजना की शुरुआत होती थी। बाग की तैयारी, एक राज। बीरबल ने इस काम के लिए यमुना नदी के किनारे एक बड़ी जमीन चुनी। उस जमीन के चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी करवा दी गई ताकि कोई अंदर न झांक सके। बीरबल ने सल्तनत के सबसे माहिर बागबानों, कारीगरों, सुनारों और लोहारों को वहां बुलवाया, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि आखिर अंदर चल क्या रहा है। दिन रात उस जगह पर काम चलता रहा। हथौड़ों की आवाजें आती, भट्टियों से धुआं उठता और तरह तरह का सामान अंदर बाहर होता। बीरबल रोज सुबह वहां जाते और शाम को लौटते। अगर कोई उनसे पूछता कि बाग कैसा बन रहा है, तो वो बस मुस्कुरा कर कह देते, वक्त आने पर सब पता चल जाएगा। जादू को पकने में थोड़ा वक्त लगता है। दरबार में तरह तरह की बातें होने लगी। बीरबल से जलने वाले दरबारी शहंशाह के कान भरने लगे। वे कहते, जहांपनाह, बीरबल ने आपसे झूठ बोला है। वो आपका पैसा और वक्त दोनों बर्बाद कर रहा है। भला कहीं सोने चांदी के पेड़ उग सकते हैं? शहंशाह अकबर सुनते सबकी थे, पर करते अपने मन की थे। उन्हें बीरबल की काबिलियत पर कोई शक नहीं था। फिर भी जैसे जैसे वक्त बीतता गया, उनके मन में भी थोड़ी बेचैनी होने लगी। 6 महीने पूरे होने में जब 1 हफ्ता बाकी रह गया, तो बीरबल शहंशाह की खिदमत में हाजिर हुए। उन्होंने कहा, आलम पनाह, आपका जादुई बाग तैयार है। आप कल शाम
अपने खास दरबारियों और मिर्जा फरदुन के साथ बाग की सैर के लिए तशरीफ लाए। ये सुनकर शहंशाह की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने ऐलान करवा दिया कि अगले दिन शाम को बागे तिलिस्म का उद्घाटन होगा। जादुई बाग का नजारा। अगले दिन शाम को शहंशाह अकबर, उनके खास दरबारी और ईरानी सफीर मिर्जा फरदुन उस जगह पहुंचे। ऊंची दीवारों वाले उस बाग का दरवाजा बंद था। बीरबल ने शहंशाह का इस्तकबाल किया और दरवाजा खोलने का इशारा किया। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर का नजारा देखकर सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। शाम का धुंधल का घिर आया था और बाग हजारों मशालों और दियों की रोशनी में नहा रहा था। बाग में सचमुच सोने और चांदी के पेड़ पौधे थे। दरअसल बीरबल ने माहिर सुनारों और कारीगरों की मदद से पेड़ों की हजारों पत्तियां सोने और चांदी के वर्क से मढ़वा दी थी। पेड़ों पर लगे फूल भी सोने और चांदी के तारों से बनाए गए थे, जो मशालों की रोशनी में ऐसे चमक रहे थे जैसे असली हों। शहंशाह अकबर और बाकी लोग हैरान होकर आगे बढ़े। उन्होंने देखा कि बाग के बीचों बीच एक खूबसूरत फुआरा था, जिसके पानी से भीनी भीनी गुलाब की खुशबू आ रही थी। बीरबल ने बताया कि उन्होंने फुआरे के पानी के स्रोत में गुलाब का इत्र मिलवाया है, जिससे पानी खुशबूदार हो गया है। सब लोग बाग की खूबसूरती में खोए हुए थे। हर तरफ कारीगरी और हुनर का ऐसा कमाल था कि नजरें हटाए नहीं हटती थी। पेड़ों की डालियों पर बैठे हुए पंछी भी असली नहीं थे, बल्कि उन्हें भी कारीगरों ने बनाया था, और उनके अंदर ऐसी व्यवस्था की गई थी कि हवा चलने पर वे चहचहाने जैसी आवाज करते थे। 7 फलों वाला पेड़। आखिर में बीरबल सबको उस पेड़ के पास ले गए जिसके बारे में मिर्जा फरदुन ने कहा था। वो एक बड़ा और घना आम का पेड़ था, लेकिन उसकी डालियों पर आम के साथ साथ सेब, अनार, संतरे, अमरूद और केले भी लटके हुए थे। ये देखकर तो मिर्जा फरदुन की भी हैरानी का ठिकाना न रहा। उसने पास जाकर एक फल को छुआ तो उसे यकीन हो गया कि वे सब असली हैं। उसने शहंशाह से कहा, जहांपनाह, ये तो वाकई एक करिश्मा है। एक ही पेड़ पर इतने सारे फल। शहंशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, ये कैसे मुमकिन हुआ? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आलमपनाह, ये कोई जादू नहीं, बल्कि बागबानी का एक हुनर है जिसे क्लम लगाना या ग्राफ्टिंग कहते हैं। हमने आम के इस मजबूत पेड़ की डालियों में दूसरे फलों के पेड़ों की कलमें लगाई। सही देखभाल और मेहनत से ये कलमें इस पेड़ का हिस्सा बन गई और अब इन पर अपने अपने फल लग रहे हैं। ये सुनकर सबने बीरबल की अक्लमंदी की दाद दी। जादू का असली मतलब। शहंशाह अकबर बीरबल से बहुत खुश हुए। उन्होंने मिर्जा फरदुन की तरफ देखा, जिनका चेहरा अब उतरा हुआ था। अकबर ने कहा, मिर्जा, आपने अपने शाह के बाग की बहुत तारीफ की थी, लेकिन क्या आपका बाग भी ऐसा ही है? मिर्जा फरदुन ने शर्मिंदगी से सिर झुका लिया और कहा, आलमपनाह, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने अपने वतन की शान बढ़ाने के लिए कुछ बातें बढ़ा चढ़ाकर कह दी थी। हमारे यहां ऐसा कोई बाग नहीं है जहां सोने चांदी के पेड़ हों। शहंशाह अकबर मुस्कुराए। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, लेकिन आज बीरबल ने हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाई है। असली जादू किसी तिलिस्म या करिश्मे में नहीं होता। असली जादू तो इंसान के हुनर, उसकी अक्ल और उसकी मेहनत में होता है। बीरबल ने अपनी समझदारी और कारीगरों की मेहनत से एक ख्वाब को हकीकत में बदल दिया। इसके बाद शहंशाह ने बीरबल को ढेरों इनाम दिए और उस बाग का नाम बागे बीरबल रख दिया। वो बाग हमेशा इस बात की याद दिलाता रहा कि अगर इंसान ठान ले तो वो अपनी मेहनत और लगन से इस धरती पर भी जन्नत बना सकता है। GeoGLE search suggestions. DISP Levi of search suggestions is required when using grounding with Google search. Learn more. बीरबल का जादुई बाग कहानी। अकबर बीरबल के जादुई बाग की कहानी। गई। ये कैसा सवाल था? धरती गोल है, इसका केंद्र तो इसके गर्भ में कहीं होगा। उसे जमीन के ऊपर
कैसे दिखाया जा सकता है? भूगोल और विज्ञान के बड़े बड़े पंडित भी सिर खुजाने लगे। ये एक ऐसा सवाल था जिसका व्यावहारिक जवाब देना असंभव था। मुल्ला शिराजी ने दरबारियों की बेचैनी का मजा लेते हुए अपना दूसरा सवाल पूछा। दूसरा सवाल, आसमान में कुल कितने तारे हैं? अब तो दरबारियों के होश ही उड़ गए। तारों को गिनना, ये तो सरासर पागलपन था। अनंत आकाश के अनगिनत तारों को कौन गिन सकता है? ये सवाल विज्ञान की पहुंच से भी बाहर था। कुछ दरबारी तो मन ही मन मुल्ला शिराजी को कोसने लगे कि वो जानबूझकर ऐसे सवाल पूछ रहे हैं जिनका कोई जवाब हो ही नहीं सकता। मुल्ला शिराजी की मुस्कान और चौड़ी हो गई। उन्होंने अपना अंतिम और सबसे पेचीदा सवाल पूछा। मेरा तीसरा और आखिरी सवाल, इस दुनिया में ठीक ठीक कितनी औरतें और कितने मर्द हैं? ये सवाल सुनकर तो पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। हर पल दुनिया में कोई पैदा हो रहा था, कोई मर रहा था। स्त्री पुरुष की सटीक संख्या का पता लगाना तो स्वयं ईश्वर के लिए भी मुश्किल होगा। ये एक ऐसा प्रश्न था जो तर्क और गणना की हर सीमा को लांघ गया था। तीनों सवाल पूछने के बाद मुल्ला शिराजी ने विजयी भाव से शहंशाह अकबर की ओर देखा। अकबर का चेहरा भी गंभीर था। उन्हें अपने दरबार की इज्जत दांव पर लगी नजर आ रही थी। उन्होंने अपने सबसे बुद्धिमान सलाहकारों तानसेन, टोडरमल और मान सिंह की ओर देखा, पर सबके सिर झुके हुए थे। उनकी नजरें अब सिर्फ एक व्यक्ति को ढूंढ रही थी, बीरबल। बीरबल अपनी जगह पर शांत खड़े थे। उनके चेहरे पर न कोई घबराहट थी, न कोई चिंता। उन्होंने धीरे धीरे शहंशाह की ओर कदम बढ़ाए और अदब से झुककर कहा, आलम पनाह, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इन तीनों सवालों के जवाब देना चाहूंगा। मुल्ला शिराजी ने व्यंग्य से कहा, तो तुम हो बीरबल। मैंने सुना है तुम मजाकिया जवाब देकर लोगों को बहला लेते हो, लेकिन याद रखना, ये मेरे सवाल है, कोई हंसी ठिठोली का मामला नहीं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुल्ला जी, जवाब तो जवाब होता है, चाहे वो हंसकर दिया जाए या रोकर। बस जवाब तर्कसंगत और संतोषजनक होना चाहिए। मुझे इन सवालों पर सोचने के लिए एक दिन का समय चाहिए। कल इसी वक्त, इसी दरबार में मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। अकबर ने राहत की सांस ली और इजाजत दे दी। दरबार बर्खास्त हो गया, लेकिन पूरे आगरा शहर में इन 3 सवालों और बीरबल के वादे की चर्चा आग की तरह फैल गई। लोगों को अपनी कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। क्या बीरबल सचमुच इन असंभव सवालों के जवाब दे पाएंगे, या कल मुगलिया सल्तनत की बौद्धिक शान फारस के एक विद्वान के सामने धूमिल हो जाएगी? सबकी नजरें अगले दिन के दरबार पर टिकी थी। अध्याय 3, बीरबल की तैयारी और एक रात का इंतजार। उस रात आगरा के लोगों को नींद नहीं आई। हर चौराहे, हर गली, हर घर में बस एक ही चर्चा थी, बीरबल और वो 3 सवाल। कुछ लोग शर्त लगा रहे थे कि बीरबल जरूर कोई न कोई चतुराई भरा हल निकाल लेंगे, जबकि कुछ का मानना था कि इस बार बीरबल का जादू नहीं चलेगा। लेकिन बीरबल के खेमे में अजीब सी शांति थी। उन्होंने अपने घर जाकर आराम से भोजन किया, अपने बच्चों के साथ कुछ समय बिताया और फिर अपने अध्ययन कक्ष में चले गए। वहां न कोई बड़ी बड़ी किताबें थी, न कोई नक्शे। उन्होंने बस अपने 2 सबसे भरोसेमंद सहायकों को बुलाया। एक सहायक से उन्होंने कहा, शहर के सबसे बेहतरीन लोहार के पास जाओ और उससे लोहे की एक मजबूत छड़ बनवा कर लाओ। छड़ इतनी लंबी हो कि एक इंसान की छाती तक आए। दूसरे सहायक को उन्होंने आदेश दिया, जाओ और कहीं से एक भेड़ पकड़ कर लाओ जिसके शरीर पर बहुत घने और लंबे बाल हों। ध्यान रहे, भेड़ स्वस्थ होनी चाहिए। सहायक हैरान थे कि इन चीजों का उन जटिल सवालों से क्या लेना देना है, पर वो बीरबल के हुक्म के आदी थे। उन्होंने बिना कोई सवाल किए अपने अपने काम पर निकल पड़े। बीरबल उस रात जल्दी सो गए, जैसे उन्हें किसी बात की कोई फिक्र ही न हो। उनके चेहरे पर वही आत्मविश्वास और शांति थी। वो जानते थे कि कुछ सवालों के जवाब ज्ञान की किताबों में नहीं, बल्कि जीवन की समझ
और हाजिर जवाबी में छुपे होते हैं। मुल्ला शिराजी ज्ञान के समंदर हो सकते हैं, पर बीरबल बुद्धि के गोताखोर थे, जो समंदर की गहराई से मोती निकालना जानते थे। दूसरी ओर मुल्ला शिराजी अपने खेमे में बेचैन थे। उन्हें पूरा यकीन था कि बीरबल हार मान लेंगे। उन्होंने सोचा, मैंने ये सवाल बड़े बड़े यूनानी और मिस्री विद्वानों से पूछे हैं, किसी के पास जवाब नहीं था। ये हिंदुस्तानी दरबारी क्या जवाब देगा? कल उसकी और उसके शहंशाह की सारी हैकड़ी निकल जाएगी। अगली सुबह दरबार का माहौल देखने लायक था। तिल रखने की भी जगह नहीं थी। आम जनता से लेकर बड़े बड़े अमीर और विद्वान सब बीरबल का जवाब सुनने के लिए जमा हुए थे। शहंशाह अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे, लेकिन उनकी आंखों में भी एक उत्सुकता और थोड़ी सी चिंता थी। ठीक समय पर बीरबल दरबार में हाजिर हुए। उनके साथ उनके 2 सहायक थे। एक के हाथ में लोहे की छड़ थी और दूसरा एक भेड़ को पकड़े हुए था। मुल्ला शिराजी ने यह सब देखकर व्यंग्य से कहा, बीरबल, लगता है तुम जवाब देने नहीं, बल्कि कोई नाटक दिखाने आए हो। ये छड़ और भेड़ क्या करेंगे? बीरबल मुस्कुराए, मुल्ला जी, हर सवाल का जवाब देने का एक तरीका होता है। मेरा तरीका शायद थोड़ा अलग है, पर आपको जवाब जरूर मिलेगा। शहंशाह अकबर ने कार्यवाही शुरू करने का आदेश दिया। सबकी सांसें थम गई। अध्याय 4, बुद्धि का प्रदर्शन, 3 जवाब। बीरबल मुल्ला शिराजी के सामने आकर खड़े हुए और कहा, मुल्ला जी, मैं आपके पहले सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूं। पहला जवाब, धरती का केंद्र। बीरबल अपने सहायक के साथ दरबार के बीचों बीच गए। उन्होंने जमीन पर कुछ आड़ी तिरछी रेखाएं खींची और फिर लोहे की छड़ को जमीन में गाड़ दिया। उन्होंने पूरे आत्मविश्वास के साथ ऐलान किया, मुल्ला जी, आपके पहले सवाल का जवाब यह रहा, यही जगह जहां ये छड़ गड़ी है पूरी धरती का केंद्र है। मुल्ला शिराजी हैरान रह गए। उन्होंने गुस्से में कहा, यह क्या बकवास है? तुम कैसे साबित कर सकते हो कि यही धरती का केंद्र है? बीरबल ने बड़ी शांति से जवाब दिया, साबित करना बहुत आसान है मुल्ला जी। आप पूरी धरती को किसी भी दिशा से नापना शुरू कीजिए। अगर आपको इस बिंदु से किसी भी तरफ जमीन 1 इंच भी ज्यादा या कम मिले तो मैं अपनी हार मान लूंगा। चुनौती यह है कि आपको नापना होगा। यह सुनकर मुल्ला शिराजी का मुंह खुला का खुला रह गया। पूरी धरती को नापना असंभव था। बीरबल ने उनकी ही चुनौती को उन्हीं पर डाल दिया था। बीरबल ने एक ऐसे बिंदु को केंद्र बताया था जिसे गलत साबित करने का कोई तरीका ही नहीं था। दरबार में बैठे लोग बीरबल की इस चतुराई पर वाह-वाह कर उठे। शहंशाह अकबर के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। दूसरा जवाब, आसमान के तारे। अब बीरबल अपने दूसरे सहायक के साथ आगे बढ़े, जो भेड़ को पकड़े हुए था। बीरबल ने मुल्ला शिराजी की आंखों में आंखें डालकर कहा, मुल्ला जी, आपका दूसरा सवाल था कि आसमान में कितने तारे हैं। उन्होंने भेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, इस भेड़ के शरीर पर जितने बाल हैं, आसमान में ठीक उतने ही तारे हैं। मुल्ला शिराजी फिर भड़क उठे, ये तो और भी बड़ी बेवकूफी है। इसका क्या सबूत है? तुम भेड़ के बालों को तारों के बराबर कैसे बता सकते हो? बीरबल ने वही शांत भाव बनाए रखते हुए कहा, मुल्ला जी, अगर आपको मेरी बात पर शक है तो आप खुद इस भेड़ के सारे बाल गिन सकते हैं और फिर आसमान के सारे तारे गिन सकते हैं। अगर दोनों की गिनती में कोई फर्क निकला तो मैं गलत साबित हो जाऊंगा। यह सुनकर पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। भेड़ के बाल गिनना और आसमान के तारे गिनना दोनों ही बराबर के असंभव काम थे। बीरबल ने फिर से एक ऐसा जवाब दिया था जिसे चुनौती नहीं दी जा सकती थी। मुल्ला शिराजी का चेहरा गुस्से और शर्मिंदगी से लाल हो गया था। उन्होंने 2 बार बीरबल को फंसाने की कोशिश की और दोनों बार बीरबल ने उन्हीं के जाल में उन्हें ही फंसा दिया था। तीसरा जवाब, स्त्री और पुरुष की संख्या। अब बारी थी आखिरी और सबसे मुश्किल सवाल की। दरबार में फिर से सन्नाटा छा गया। लोगों को लगा
कि पहले 2 सवालों के जवाब तो बीरबल ने चतुराई से दे दिए, पर तीसरे का जवाब देना नामुमकिन है। बीरबल ने एक गहरी सांस ली और शहंशाह अकबर को संबोधित करते हुए कहा, आलम पनाह, मुल्ला जी का तीसरा सवाल दुनिया में मर्दों और औरतों की सही गिनती के बारे में है। फिर वो मुल्ला शिराजी की ओर मुड़े और कहा, मुल्ला जी, इस सवाल का जवाब देना वाकई बहुत मुश्किल है, क्योंकि दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें न तो पूरी तरह से मर्द कहा जा सकता है और न ही पूरी तरह से औरत। ये लोग हमेशा दूसरों को नीचा दिखाने और अपनी विद्वता का झूठा प्रदर्शन करने में लगे रहते हैं। बीरबल ने एक पल रुककर कहा, अगर आप जैसे लोगों को दुनिया से हटा दिया जाए तो फिर हम आसानी से बाकी बचे मर्दों और औरतों की गिनती कर सकते हैं। ये जवाब एक तीर की तरह था जो सीधा मुल्ला शिराजी के अहंकार पर जाकर लगा। बीरबल ने न केवल सवाल का एक प्रतीकात्मक जवाब दिया, बल्कि सवाल पूछने वाले की मंशा पर ही सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने बड़ी विनम्रता से, बिना अपमान किए, मुल्ला शिराजी को उनका आईना दिखा दिया था। इस जवाब को सुनकर मुल्ला शिराजी का सिर शर्म से झुक गया। उनकी सारी विद्वता, सारा अहंकार बीरबल की बुद्धि और हाजिर जवाबी के सामने चूर चूर हो गया था। उन्हें समझ आ गया था कि सच्चा ज्ञान किताबों में नहीं, बल्कि विनम्रता और समझदारी में होता है। उपसंहार, बुद्धि की विजय। मुल्ला शिराजी अपनी जगह से उठे, शहंशाह अकबर के सिंहासन के पास गए और अपना सिर झुका लिया। उन्होंने कहा, शहंशाहेंद, मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं। मैं ज्ञान के घमंड में अंधा हो गया था। आज राजा बीरबल ने मेरी आंखें खोल दी। वाकई आपका दरबार ही दुनिया का सबसे बुद्धिमान दरबार है। बुद्धि केवल तथ्यों को रटने का नाम नहीं है, बल्कि जीवन को समझने की कला का नाम है, और ये कला बीरबल से बेहतर कोई नहीं जानता। शहंशाह अकबर गर्व से भर उठे। उन्होंने बीरबल को गले लगा लिया और ढेरों इनामों से नवाजा। बीरबल और 3 जवाबों की ये कहानी इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई, जो ये सिखाती है कि सबसे मुश्किल सवालों के जवाब भी सादगी, चतुराई और आत्मविश्वास से दिए जा सकते हैं। ये कहानी सिर्फ बीरबल की जीत की नहीं, बल्कि सच्ची बुद्धि की जीत की कहानी है। बीरबल ने तुरंत अपने जासूसों को उस पुरानी नहर का बाहरी मुहाना खोजने के लिए जंगल में भेजा। अब बीरबल के पास 3 सुराग थे। खजाने के फर्श पर मिली खड़िया मिट्टी, रात में चमगादड़ों की असामान्य आवाज, खजाने के नीचे से गुजरने वाली एक पुरानी सूखी नहर। ये तीनों सुराग अलग अलग थे और इनका आपस में कोई सीधा संबंध नहीं दिख रहा था। लेकिन बीरबल जानते थे कि जब इन तीनों धागों को सही तरीके से जोड़ा जाएगा तो चोरी की पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। अब उनकी जांच का आखिरी और सबसे अहम हिस्सा बचा था जरकाम। बीरबल जरकाम से मिलना चाहते थे। वो उसके चेहरे के भाव, उसकी आंखों का आत्मविश्वास और उसकी बातों में छिपे राज को पढ़ना चाहते थे। उन्हें यकीन था कि जरकाम सिर्फ एक जादूगर नहीं, बल्कि एक बेहद चालाक मनोवैज्ञानिक भी है। बीरबल ने शहंशाह से जरकाम से अकेले में मिलने की इजाजत ली। जब बीरबल जरकाम के कमरे में पहुंचे तो वो बड़े आराम से शतरंज खेल रहा था। अकेला। अकेले अकेले खेलने में क्या मजा, जरकाम? बीरबल ने मुस्कुराते हुए पूछा। कभी हमारे साथ भी मुकाबला करके देखिए। जरकाम ने बीरबल की ओर देखा। उसकी आंखों में एक चुनौती का भाव था। मेरा मुकाबला करना हर किसी के बस की बात नहीं, बीरबल जी। मैं दिमाग से खेलता हूं और मेरे खेल के नियम भी मेरे ही होते हैं, खेल चाहे कोई भी हो। जरकाम, बीरबल ने कहा, नियम हमेशा सच्चाई और ईमानदारी के होने चाहिए। धोखे से जीती गई बाजी को जीत नहीं कहते। ये एक सीधी टक्कर थी। दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर अपने अपने दिमाग की ताकत को तौल रहे थे। बीरबल समझ गए थे कि जरकाम को बातों से तोड़ना आसान नहीं होगा। उसे हराने के लिए सबूत चाहिए होंगे, ठोस सबूत। और बीरबल अब उन सबूतों के बहुत करीब पहुंच चुके थे। उन्हें बस एक आखिरी कड़ी को जोड़ना था। अध्याय 4, रहस्य से उठता पर्दा।
दूसरे दिन की शाम तक बीरबल के जासूस जंगल से लौट आए। वे उस सूखी नहर का बाहरी मुहाना खोजने में कामयाब हो गए थे। वो एक पुरानी टूटी हुई बावड़ी के अंदर छिपा हुआ था और पत्तों और झाड़ियों से ढका था ताकि किसी की नजर न पड़े। बीरबल खुद उस जगह पर गए। मशाल की रोशनी में जब उन्होंने नहर के अंदर झांका तो उन्हें अपने सारे सवालों के जवाब मिलने शुरू हो गए। नहर की सूखी जमीन पर पहियों के निशान थे, जैसे कोई भारी गाड़ी अंदर गई हो, और दीवारों पर जगह जगह खड़िया मिट्टी के निशान थे। बीरबल मुस्कुराए। अब पूरी कहानी उनके दिमाग में साफ हो चुकी थी। ये किसी जादू से नहीं, बल्कि विज्ञान, चालाकी और एक बेहतरीन योजना से की गई चोरी थी। तीसरे दिन बीरबल ने शहंशाह अकबर से कहा कि वो आज भरे दरबार में चोर और खजाने दोनों को पेश करेंगे। ये सुनकर सब हैरान रह गए। जरकाम को भी दरबार में बुलाया गया। उसके चेहरे पर अब भी वही आत्मविश्वास था। उसे लग रहा था कि बीरबल हार मान चुके हैं और अब कोई नई कहानी गढ़ रहे हैं। दरबार शुरू हुआ। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुमने अपना वादा पूरा करने की बात कही थी। कहाँ है चोर और कहाँ है हमारा खजाना? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, चोर भी यही है और खजाना भी आगरा में ही महफूज है। लेकिन चोर को बेनकाब करने से पहले मैं आप सबको यह समझाना चाहता हूं कि यह चोरी कैसे हुई। ये कोई जादू नहीं, बल्कि इंसान के दिमाग का एक अद्भुत नमूना है। बीरबल ने बताना शुरू किया, जहां पनाह, चोर खजाने के दरवाजे से या दीवारों को तोड़कर अंदर नहीं आया। वो जमीन के नीचे से आया। खजाने के ठीक नीचे एक पुरानी सूखी नहर है, जिसके बारे में हम सब भूल चुके थे। चोरों ने महीनों लगाकर उस नहर का रास्ता साफ किया और ठीक खजाने के फर्श के नीचे तक पहुंच गए। एक दरबारी ने टोका, लेकिन उन्होंने मजबूत पत्थर का फर्श कैसे तोड़ा और किसी को आवाज क्यों नहीं हुई? यहीं पर चोर की सबसे बड़ी चालाकी है, बीरबल ने समझाया। उन्होंने फर्श को तोड़ा नहीं, बल्कि उसे बदला है। जरकाम के आगरा आने से कई हफ्ते पहले चोरों का गिरोह यहां काम कर रहा था। उन्होंने रात के अंधेरे में, जब पहरेदार बदलते थे, उस छोटे से वक्त का फायदा उठाया। उन्होंने खजाने के फर्श के कुछ असली पत्थरों को हटाकर उनकी जगह बिल्कुल वैसे ही दिखने वाले खोखले पत्थर लगा दिए, जो खड़िया मिट्टी और कुछ अन्य चीजों से बने थे। ये काम इतनी सफाई से किया गया कि किसी को शक तक नहीं हुआ, और खजाने के अंदर मिली खड़िया मिट्टी इन्हीं नकली पत्थरों की थी। बीरबल ने आगे कहा, चोरी वाली रात चोर नीचे नहर में इंतजार कर रहे थे। उन्होंने नीचे से इन खोखले पत्थरों को हटाया, जो बहुत आसानी से हट गए और बिना कोई आवाज किए अंदर आ गए। उन्होंने सारा खजाना बोरियों में भरा और उन्हीं पत्थरों के रास्ते वापस नहर में उतर गए। और चमगादड़ों की आवाज? अकबर ने पूछा। वो चोरों की ही एक चाल थी, जहां पनाह, बीरबल ने बताया। जब वे नीचे नहर में काम कर रहे थे तो उन्हें डर था कि पत्थरों को हटाने में शायद थोड़ी बहुत आवाज हो। इसलिए उन्होंने पास के पेड़ पर बैठे चमगादड़ों पर गुलेल से छोटे छोटे पत्थर फेंके, ताकि चमगादड़ शोर मचाएं और उनकी आवाज उस शोर में दब जाए। पहरेदार ने जिसे चमगादड़ों का शोर समझा, वो असल में चोरी को छुपाने का एक पर्दा था। पूरा दरबार सन्न रह गया। इतनी गांव के अन्य लोग भी जो वहां बैठे थे सकते में आ गए। उन्होंने ऐसी अजीब बात अपनी जिंदगी में कभी नहीं सुनी थी। गोपाल ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, सेठ जी, ये आप कैसा अन्याय कर रहे हैं? भला पेड़ और छाया को कोई कैसे अलग कर सकता है? ये तो धोखा है। हीरालाल ने अपने लठैतों को इशारा किया। उन्होंने आगे बढ़कर गोपाल को कॉलर से पकड़ा और पेड़ के नीचे से घसीटकर धूप में फेंक दिया। हीरालाल ने धमकी दी, आज तो सिर्फ चेतावनी दे रहा हूं। अगली बार यदि तू या गांव का कोई भी व्यक्ति मेरी छाया में बैठा दिखा तो उसकी खैर नहीं। और हां, आज दिन भर तूने मेरी छाया का इस्तेमाल किया है, उसके बदले तुझे 10 सिक्के किराए के तौर पर देने होंगे। गोपाल अपमान
और क्रोध से कांप रहा था, लेकिन वो असहाय था। हीरालाल और उसके गुंडे वहां से चले गए और जाते जाते उस पेड़ के नीचे बैठकर अट्टहास करते रहे, मानो वे गोपाल की विवश